हेलो एवरीवन, दिस इज़ वंदना। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जूलॉजी। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल साइकिल के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सेल साइकिल को पढ़ने से पहले हम सेल के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो देख लेते हैं। सेल क्या होता है? सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग बीइंग। तो जैसा कि हमको पता है, किसी भी लिविंग बीइंग के अंदर अगर हम फंक्शनल यूनिट की बात करें, स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट की बात करें, तो वो सेल होती है। ठीक है। इट इज़ द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक विच व्हेन कंबाइंड विद द सिमिलर सेल फॉर्म अ टिश्यू। यानी कि जिन सेल्स का फंक्शन सेम होता है वो मिलकर के क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू से ही ऑर्गन बनते हैं। ठीक है। तो जिन भी सेल का जो फंक्शन है अगर वो सेम है तो वो कंबाइन कर जाते हैं और मिलकर के काम करते हैं, यानी कि टिश्यू का फॉर्मेशन कर लेते हैं। राइट। अ सेल कंप्राइजेज सेवरल ऑर्गेनेल। तो सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, लीवर है, स्टमक है, लंग्स है, उसी तरीके से सेल के अंदर जो है अलग अलग तरह के सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं जिनका फंक्शन अलग अलग होता है। तो सबसे पहले आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? ये जो आप देख रहे हो ये है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है हम इसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है। इसको हमने साइटोप्लाज्म टर्म दिया है। ऑल्दो इसके अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर उसको हम बोलते हैं साइटोसोल। ठीक है। एरिया को हमने बोला साइटोप्लाज्म। राइट। नेक्स्ट आता है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन का क्या फंक्शन होता है? जैसे हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटन है, हमारी बॉडी को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर और शेप देने के लिए, उसी तरीके से सेल को स्ट्रक्चर देने के लिए साइटोस्केलेटन रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि मिलकर के किससे बनता है? यहाँ पे दे रखा है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, और माइक्रोफिलामेंट्स। ये मिलकर के क्या बनाते हैं? साइटोस्केलेटन, जो कि एक प्रॉपर शेप देता है सेल को, स्ट्रक्चर देता है सेल को। अगला आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि जस्ट पास में प्रेजेंट है न्यूक्लियस के। नेक्स्ट है गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस क्या काम करता है? बेसिकली ये प्रोटीन का डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। और अगला आता है लाइसोसोम एंड परोक्सीसोम्स। लाइसोसोम जैसा कि आपको पता है सोसाइडल बैग भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं लाइसोजाइम। ठीक है। एक तरीके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है लाइसोजाइम, जो कि मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय या डिग्रेड करने का काम करता है। अगला आता है परोक्सीसोम्स। परोक्सीसोम क्या काम करते हैं? बेसिकली डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। राइट। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है एटीपी बनाता है। न्यूक्लियस जिसके अंदर हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है। राइट। हमारा जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर रहता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या काम करती है? सेल को चारों तरफ से कवर करके रखती है। और राइबोसोम्स क्या है? साइट है प्रोटीन सिंथेसिस की। ये सारे के सारे ऑर्गेनेल को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो हम इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम सेल साइकिल से। तो सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल रिफर्स टू अ सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस इन अ सेल। तो एक तरीके का सीरीज है जो कि सेल के अंदर होता है, रिजल्टिंग इन द डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेली टू प्रोड्यूस टू डॉटर सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखने वाली है कि सेल साइकिल के अंदर होता क्या है। सबसे पहले डीएनए डुप्लीकेशन होता है, यानी डीएनए अपनी कॉपी बनाएगा। दूसरा डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। और ऑर्गेनेल, जितने भी सेल ऑर्गेनेल अभी हमने देखे हैं वो सारे के सारे डुप्लीकेट करेंगे, डबल कॉपी बनाएंगे। और जैसे ये पेरेंट सेल है और अगर ये टू डॉटर सेल बनाता है तो इसमें इक्वल अमाउंट में जो है जेनेटिक मटेरियल भी जाएगा। ठीक है। और इक्वल इसमें जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं वो बराबर मात्रा में यहाँ पे जाएंगे। ठीक है। ये होता है सेल डिवीजन। नेक्स्ट आते हैं सेल साइकिल वाज डिस्कवर्ड बाय प्रीवोस्ट एंड डूमास इन 1824। तो 1824 में जो है सेल साइकिल को डिस्कवर किया गया था। सेल डिवीजन को डिस्कवर किया था वेल्थर फ्लेमिंग ने 1882 में, पर सेल साइकिल को प्रीवोस्ट एंड डूमास ने डिस्कवर किया था वाइल स्टडिंग द क्लीवेज ऑफ जाइगोट ऑफ फ्रूट।
तो जो फ्रॉग का जाइगोट है उसमें जो क्लीवेज को स्टडी कर रहे थे तो वहाँ पे उन्होंने सेल साइकिल को डिस्कवर किया था। इट इज सीरीज ऑफ स्टेजेस अ सेल पासेस थ्रू टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस न्यू सेल। तो सेल साइकिल में क्या होता है, सेल डिवाइड करता है और नए सेल बनाता है। This entire process where with the help of one single parent cell a new cell population grows and develop is cell cycle। तो बेसिकली एक सेल साइकिल की डेफिनेशन है जहाँ पे पेरेंट सेल जो है एक नई पॉपुलेशन को जन्म देता है और नए डॉटर सेल को बनाता है। ठीक है, अगला आता है इंटरफेस। तो जो सेल साइकिल है आप इस डायग्राम में अभी देखिए कि ये एक तरीके से सेल साइकिल है जो इस डायरेक्शन में चल रही है, वो डायरेक्शनल होगी। सेल साइकिल क्या है, डायरेक्शनल है, इस डायरेक्शन में चल रही है। अभी हम इंटरफेस को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, इंटरफेस को अभी हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये जो आप पूरा देख रहे हो जी फेज से लेकर के पूरा G2 फेज, S फेज और G2 फेज, ये क्या है पूरा, ये इंटरफेस है। तो इंटरफेस क्या होता है, interphase is a part of cell cycle where the cell copies its DNA as preparation of the M phase, यानी कि M phase यानी कि माइटोटिक फेज। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये M phase है, ये M phase है। और इंटरफेस हमने किसको बोला कि इंटरफेस में क्या होता है, सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है माइटोटिक डिवीजन के लिए या माइटोसिस के लिए, माइटोटिक फेज के लिए। तो इसमें क्या करेगा सेल, डीएनए की कॉपी बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एस फेज में क्या है, सिंथेसिस होता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है। और यहाँ पे G1 में ग्रो करता है सेल, G2 में भी ग्रो करता है और सेल ऑर्गेनेली उसका भी डिवीजन होता है, वो भी डिवाइड करते हैं। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, सारी जितने भी प्रोसेस हैं वो इंटरफेस में ही होते हैं। तो आपके एनसीईआरटी में इसको रेस्टिंग फेस बोला गया है, लेकिन एक्चुअली में सबसे ज़्यादा एक्टिव फेस यही होती है, सबसे ज़्यादा काम इधर ही हो रहा होता है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इंटरफेस में 3 फेजेस आती हैं। G1 फेज, ठीक है, ये है G1, ये है S और ये है G2। तो हम क्या बोल सकते हैं, G1 प्लस S प्लस G2 इजकल टू इंटरफेस। इन तीनों को मिला करके हमने क्या टर्म दिया है, इंटरफेस। ठीक है, नेक्स्ट आता है इन इंटरफेस मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल इंक्रीजेस। तो मेटाबॉलिज्म जो है सेल का ड्यूरिंग इंटरफेस बढ़ जाता है एंड इट इज ऑफन टर्म इज द मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ द सेल। तो सबसे ज्यादा काम यहाँ हो रहा होता है इंटरफेस में, तो इसको हम मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ द सेल बोलेंगे। अ सीरीज ऑफ मेटाबॉलिक changes occur during this phase, all of which are divided into 3 subgroups। तो इंटरफेस को हमने 3 सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से ग्रुप हैं वो, G1 फेज जिसको हम गैप 1 भी बोल सकते हैं, S फेज जिसको हम सिंथेसिस फेज भी बोल सकते हैं, एंड G2 फेज यानी गैप 2। ठीक है, तो ये 3 सब ग्रुप आते हैं इंटरफेस के अंदर। ठीक है, इंटरफेस में 3 सब ग्रुप हम लोग डिस्कस करेंगे, G1, S एंड G2। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे G1 फेज के बारे में। तो G1 में क्या होता है, इट इज द लॉन्गेस्ट फेज। अभी पहले हमने देखा था कि इस साइकिल में आप देखिए कि अगर 24 घंटे की कोई भी सेल साइकिल है तो उसमें 95% जो है वो टाइम इंटरफेज ही ले लेता है। तो आप यहाँ पे देखिए G1 है, S है और G2, तो सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ जा रहा है, इंटरफेस में जा रहा है। तो सेल साइकिल के अंदर सबसे ज़्यादा टाइम कौन लेता है, इंटरफेस लेता है। इंटरफेस में भी 3 सब ग्रुप हमने पढ़े हैं, G1, S एंड G2। उसमें से सबसे ज़्यादा टाइम लेता है G1, ये लॉन्गेस्ट होता है। ठीक है, तो सेल साइकिल में सबसे लंबा क्या हुआ, G1 फेज हो गया, राइट। तो इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल एंड इज फॉलोड बाय M फेज। तो G1 फेज अगर किसी का भी स्टार्ट हो रहा है किसी सेल साइकिल में, तो उसमें क्या होगा, वो M फेज पहले उसमें हो चुकी होगी, यानी कि वो सेल डिवाइड कर चुका होगा और वापस से एंटर करेगा G1 फेज में। ठीक है, फिर S फेज में, फिर G2 एंड देन उसमें M फेज आएगा, यानी कि वो डिवाइड करेगा। अगेन उसमें प्रोफेज आएगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये स्टेजेस हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ सेल साइकिल को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये लॉन्गेस्ट कौन सी हो गई, G1 फेज, यानी कि गैप 1 सबसे लॉन्गेस्ट फेज हो गई।
It is also termed as the resting phase as no DNA synthesis take place during this phase. तो इसको resting phase बोला जाता है जीवन को, क्योंकि इसमें DNA का synthesis नहीं हो रहा. वो कहाँ होगा? वो S phase में होगा. ठीक है. बट DNA को synthesis करने के लिए यानी कि replication के लिए जो भी ज़रूरतें होंगी वो जीवन में हो जाएंगी. जो भी एंजाइम यहाँ पे ज़रूरत है तो वो जीवन में हो जाती है. तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, यानी प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो यही हो जाएगा, क्योंकि वो फर्दर उसकी रिक्वायरमेंट होगी जब डीएनए रेप्लिकेट करेगा. तो यहाँ पे जीवन फेस में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन यहाँ हो जाता है, G2 में भी होगा. हाउएवर ड्यूरिंग G1 phase several cell organelle increase in size and cell rapidly synthesize different type of RNA and protein, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन यहाँ पे हो जाता है. और जो सेल ऑर्गेनेल है वो क्या करते हैं, बड़े हो जाते हैं साइज में, क्योंकि फर्दर उनको भी डिवाइड करना है. तो कुछ सेल ऑर्गेनेल यही डिवाइड कर जाएंगे, ठीक है, जीवन फेज में ही. बट जो सेल जिनके पास खुद का डीएनए होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, वो G2 फेज में जाकर के डिवाइड करेंगे. ठीक है. Important event like transcription of 3 type of RNA, synthesis of regulatory protein, enzymes required for DNA synthesis, and tubulin protein, also along with the other mitotic apparatus take place during this phase. तो वो जीवन में ही सारे के सारे बन जाते हैं, क्योंकि उसकी फर्दर आगे ज़रूरत पड़ेगी, तो वो एक तरीके से पहले ही प्रिपेयर हो जाते हैं. अब पढ़ते हैं G0 फेज. तो अभी हमने G1 फेज पढ़ा है, तो एक इम्पोर्टेंट चीज और आती है G0 फेज. अब ये क्या होती है, हम सिंथेसिस से पहले इसको पढ़ेंगे थोड़ा. सम सेल लाइक कार्डियक सेल्स in the adult animal do not exhibit division, and some other like divide to replace those cells which have been either damaged or lost due to cell death. Such cells which do not divide further attend in inactive G0 phase, also known as quiescent phase. अब जरूरी नहीं है हमारी बॉडी में जितने भी सेल है वो सारे के सारे डिवाइड नहीं करते हैं. जैसे हमारा न्यूरॉन डिवाइड नहीं करता है, तो उसमें होता क्या है फर्दर, कुछ हमारे कार्डियक सेल भी डिवाइड नहीं करते हैं. कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई कि सेल टीयर हो गया, डैमेज हो गया, तो बात अलग है, तब वो डिवाइड करेगा, लेकिन नॉर्मली वो सेल डिवाइड नहीं करेंगे. तो जैसे ही उन्होंने G1 फेज कंप्लीट की, वो एक फेज में चले जाते हैं जिसको हमने टर्म दिया है G0 फेज. ठीक है. तो यहाँ पे सेल अगर एंटर कर गया तो वो डिवाइड नहीं करेगा. G1 से अगर कोई सेल S फेज में डिवाइड कर गया तो वो डिवाइड करेगा ही करेगा. ठीक है. तो वहाँ पे वो डिवीजन होगा. बट कुछ सेल जैसे हमारे न्यूरॉन सेल है और वो कार्डियक सेल है, वो क्या करेंगे, G0 में एंटर कर जाते हैं, यानी वो डिवाइड नहीं करेंगे. ठीक है. आफ्टर दे एग्जिट द G1 फेज, यानी कि वो जीवन में अगर जीवन से कहाँ एंटर कर गए, G0 में एंटर करके वो डिवाइड नहीं करेंगे. These cell remain metabolically active but do not divide unless called upon to do so. जब तक जरूरत नहीं पड़ेगी वो डिवाइड नहीं करेंगे. ठीक है. तो हमारे जो सेल है, जैसे हमारा स्किन सेल हो गया और हमारी एलिमेंट्री कैनाल में जो भी सेल्स हैं वो डैमेज होते रहते हैं. डाइजेशन के दौरान बहुत सारे सेल डैमेज होते हैं, तो वहाँ पे डिवीजन होता रहता है सेल का. बट कुछ सेल जैसे न्यूरॉन हो गया, कार्डियक सेल हो गए, ये डिवाइड नहीं करेंगे. ठीक है. कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे जरूरत पड़ी है डिवीजन करने की, तभी डेफिनेटली डिवाइड करेंगे, बट अदरवाइज न्यूरॉन सेल डिवाइड नहीं करते. अब आते हैं एस फेज के ऊपर. एस फेज यानी कि सिंथेसिस फेज. इसको क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे डीएनए अपने आप की कॉपी बनाएगा, रेप्लिकेट करेगा. एस फेज इन्वॉल्व द रेप्लिकेशन ऑफ द न्यूक्लियर डीएनए. ठीक है. तो एस फेज क्या करेगा, डीएनए की कॉपी बनाएगा एंड द सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन. ठीक है. हिस्टोन प्रोटीन भी यहाँ पे बनेगा. द रेप्लिकेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक डीएनए कैन टेक प्लेस at any phase in this cycle. Thus, at the end of the S phase, each chromosome has 2 DNA molecule and a duplicate set of GN. This phase lasts for 6 to 10 hours. तो 6 से 10 घंटे तक की एस फेज चलती है, जहाँ पे डीएनए अपने आप की कॉपी बनाएगा.
इस फेज में जो डीएनए है वो उसका अमाउंट डबल होगा इस, ठीक है। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे अंदर 46 होते हैं, ठीक है। तो अगर क्रोमोसोम इस तरीके से है तो वो अपना क्रोमेटिड बना लेगा। नंबर ऑफ क्रोमेटिड डबल हो गए हैं लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे। 46 तो 46 ही रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमेटिन वो है जो बढ़ जाएगा। क्रोमोसोम का अमाउंट बढ़ जाएगा, नंबर नहीं बढ़ेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो एस फेस में जो है अमाउंट डबल हो जाता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है G2 फेस। G2 फेस में क्या होता है, G2 फेस और पोस्ट डीएनए सिंथेसिस। हमने इसको क्यों बोला, क्योंकि ये डीएनए की सिंथेसिस की बाद की स्टेज है, ठीक है। तो इंटरफेस G2 फेस और पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेस, इसको हम बोलेंगे G2 फेस इज टर्म द सेकंड गैप। इसको भी सेकंड गैप भी इसको बोला जाता है G2 फेस को। और रेस्टिंग फेज ऑफ द इंटरफेज, इसको भी रेस्टिंग बोला गया क्योंकि यहाँ पे भी डीएनए सिंथेसिस नहीं हो रहा है। ड्यूरिंग दिस फेज द सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर द सेल कंटिन्यू। अभी हमने देखा था कि G1 में क्या हुआ, G1 भी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों होंगे इसके अंदर, ठीक है। और एस फेज में क्या हुआ, यहाँ पे डीएनए का सिंथेसिस हुआ, यहाँ पे डीएनए बना। और अगेन G2 में भी जो है वो ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन वापस से होंगे, ठीक है। ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन G1 में हुआ क्योंकि प्रोटीन की हमें जरूरत है एस फेज में, और फर्दर डीएनए वापस से प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। तो रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन सॉरी ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन वापस से G2 में होंगे। सेल डिविजन इन्वॉल्व द एनॉर्मस एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, दस सेल स्टोर एटीपी इन G2। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स सेल डिवाइड कर रहा है और बहुत सारी एनर्जी की यहाँ पे जरूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल के पास में G2 फेज में एनर्जी स्टोर होती है। बाय द एंड ऑफ दिस फेज सेल एंटर द डिवीजन और एम फेज ऑफ द सेल साइकिल। देखिए अभी हमने देखा इंटरफेस में तीन हमने सब ग्रुप को पढ़े थे, अलग अलग स्टेजेस को हमने डिस्कस किया था, G1, S एंड G2। अब ये देखिए इस साइकिल में आप देख सकते हो ये G1 है, G1, ठीक है, S और G2। तो ये इंटरफेस चल रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से ये डायरेक्शन इसकी होएगी, ठीक है। तो G1 के बाद में S, G1 में क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा और जो जितने भी सेल ऑर्गेनेल थे वो साइज में बड़े हो जाते हैं। साइटोप्लाज्म जो है वो भी डेंस हो जाता है, विस्कस हो जाता है। और एस फेस में डीएनए जो है अपने आप की कॉपी बनाता है, ठीक है। और G2 में अगेन क्या होता है, सेल ऑर्गेनेली कुछ G2 में भी डिवाइड करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स वगैरह, ठीक है। और फिर यहाँ पे ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन वापस से होगा। तो पूरे इंटरफेस में सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है डिवीजन के लिए, माइटोटिक डिवीजन के लिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग भी इंटरफेस है, बट इंटरफेस में भी G1 सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है। तो ये हो गया इंटरफेस। अगर कोई सेल की कोई भी सेल साइकिल 24 आवर्स की है तो 23 घंटे में सिर्फ इंटरफेस ही चलता है, ठीक है। ये हम मान के चलते हैं। माइटोटिक डिवीजन जो है उसमें अलग अलग फिर स्टेजेस आती हैं, जिसमें हम प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस, उसके बाद साइटोकाइनेसिस, जिसमें 2 सेल बन जाते हैं। उसको हम डिस्कस करेंगे बाद में दूसरा जब हम वीडियो बनाएंगे। पर इस वीडियो में हम सेल साइकिल में सिर्फ G1, S और G2 फेजेस को ही हमने डिस्कस किया है। तो ये कंप्लीट साइकिल इस तरीके से चलेगी, डायरेक्शनल साइकिल होगी ये। और फर्दर जो है G2 के बाद में M फेज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए M फेज को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। दिस इज द माइटोटिक फेज और द फेज ऑफ द इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन हमने इसको क्यों बोला, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अगर कोई भी सेल है अगर वो डिवाइड किया तो उन दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम या हम बात करें सेल ऑर्गेनली एकदम एग्जैक्ट इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशनल डिवीजन हुआ क्योंकि इसमें जो भी चीजें जाएंगी वो बराबर जाएंगी। As the cell undergo a complete reorganization to give birth to a progeny that has the same number of chromosome as the parent cell। तो पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम नंबर था वैसा ही डॉटर सेल में होगा, प्रोजेनी में भी होगा। The mitotic phase is divided into 4 overlapping stages
एम फेज को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एम फेज फर्दर डिवाइडेड है 4 अलग अलग स्टेजेस में, जिसको हमने बोला है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए G1 के बाद एस फेज, एस के बाद G2 और देन ये एंटर कर गई है एम फेज के अंदर। एम फेज में फर्दर हमने यहाँ पे देखा है प्रो फेज है, प्रो फेज के बाद प्रो मेटाफेज है। मेटाफेज से स्टार्ट करने से पहले प्रो मेटाफेज आती है, ताकि उसमें जो है फर्दर कुछ चीज़ें होती हैं जो मेटाफेज से पहले होनी जरूरी होती हैं। मेटाफेज के बाद एनाफेज, जहाँ पे सेल यानी कि क्रोमोजोम जो है वो अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग पोल पे चले जाते हैं, अपोजिट पोल पे। उसके बाद टीलोफेज आता है एंड देन साइटोकाइनेसिस, जहाँ पे साइटोकाइनेसिस यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, जहाँ पे फर्दर 2 डॉटर सेल बन जाएंगी। ठीक है, तो ये है एम फेज। माइटोसिस क्या है? द प्रोसेस बाय विच अ यूकैरियोटिक सेल सेपरेट द न्यूक्लियर DNA and chromosome and divide into 2 different but similar set of nuclei is known as mitosis. The chromosome is pulled apart by a mitotic spindle, which is a specialized structure consisting of microtubules. तो spindles जो हैं वो किससे बनते हैं? जो है वो microtubules से बनते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि क्रोमोसोम से बाइंड करके उसको अपोजिट पोल पे ले जाते हैं, उनको दूर कर देते हैं, वहां पे डिवीजन होता है। ठीक है, तो ये माइटोसिस है। माइटोसिस के बाद एम फेज में हमने देखा 4 स्टेज थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है, यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इन दिस फेज द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल डिवाइड, इट बिगिन एज सून एज द माइटोसिस एंड्स। तो जैसे ही माइटोसिस खत्म होता है, यानी कि टीलोफेज के तुरंत बाद साइटोकाइनेसिस होता है। प्लांट सेल आर मच टफर देन एनिमल सेल, क्योंकि उसमें सेल वॉल होती है, एज दे हैव अ रिजिड सेल वॉल एंड हाई इंटरनल प्रेशर। Thus cytokinesis occur in plant and animal are differently. तो प्लांट सेल में और एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो यहाँ पे क्लीवेज फरो बन जाता है, फर्दर ये डिवाइड कर जाता है। ठीक है, लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है? एनिमल सेल में क्लीवेज फरो बनता है, प्लांट सेल में सेल प्लेट बनती है। तो ये डिफरेंस होता है साइटोकाइनेसिस ऑफ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ठीक है, तो ये थी हमारी ओवरऑल सेल साइकिल। हम लोग पढ़ने वाले हैं माइटोसिस के बारे में, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइटोसिस होता क्या है। सो माइटोसिस इज अ प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। माइटोसिस क्या है? सेल डिवीजन का एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी सेल जो है डिवाइड करता है और जो डॉटर सेल बनती है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगी पेरेंट सेल से, राइट? So in which one cell give rise to 2 genetically identical daughter cell, resulting in cell duplication and reproduction. The number of chromosome is preserved in both the daughter cell. So अगर कोई भी पेरेंट सेल डिवाइड करता है और 2 डॉटर सेल बनाता है, तो अगर पेरेंट सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल में भी क्या होगा? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेगा, राइट? माइटोसिस इज अ शॉर्ट पीरियड ऑफ क्रोमोसोम कंडेंसेशन। क्रोमोसोम कंडेंसेशन से आप क्या समझते हैं? मान लीजिए कोई सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में हमें यूजुअली क्रोमेटिन दिखाई देता है। क्रोमेटिन क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, पतला थ्रेड लाइक, राइट? सो ये बेसिकली क्रोमेटिन क्या है? ये है डीएनए प्लस प्रोटीन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। ठीक है, हम इसको क्या बोलेंगे? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन इसको बोला जाता है, राइट? पर सेल जब डिवाइड होने वाला होता है तो ये क्रोमोसोम बना लेता है। ठीक है, तो प्रोफेज में हमें क्रोमोसोम दिखने शुरू हो जाते हैं और मेटाफेज में वो मेटाफेजिक प्लेट बना लेते हैं, एनाफेज में क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं। क्योंकि क्रोमेटिन को डिफरेंशिएशन या फिर उन्हें सेग्रीगेट करना मुश्किल है, तो वो क्रोमोसोम में अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अगला आता है सेग्रीगेशन, यानी कि अलग अलग होना। तो एनाफेज में क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम कंडेंसेशन हुआ और सेग्रीगेशन हुआ एंड साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, यानी कि साइटोकाइनेसिस हो जाता है लास्ट में। तो ये होता है माइटोसिस में, क्रोमोसोम कंडेंस हो जाते हैं, सेग्रीगेट कर जाते हैं, लास्ट में साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो जाता है, राइट? द माइटोसिस अकर इन सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल से आप क्या समझते हैं? कि जर्म सेल को छोड़ करके जो भी हमारी बॉडी में सेल है हम उनको सोमेटिक सेल बोलेंगे। तो यूजुअली सोमेटिक सेल में माइटोसिस प्रोसेस देखा जाता है।
and it is a means of multiplication of cell number during embryogenesis in plant and blastogenesis in animal cell, right? तो embryogenesis और blastogenesis में भी क्या होता है, माइटोसिस होता है। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। तो माइटोसिस में कौन कौन से स्टेजेस आती हैं? पहला है प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, तीसरा है एनाफेज एंड लास्ट में आता है टीलोफेज, राइट? तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस, राइट, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। और साइटोकाइनेसिस जहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो इंटरफेस में हमने पढ़ा था G1, उसके बाद हमने देखा था S, जिसमें रेप्लिकेशन होता है, डीएनए सिंथेसिस होता है, लास्ट में आता है G2 जिसमें सेल पूरी तरीके से तैयार हो जाता है M फेज यानी कि मायोटिक फेज में एंटर करने के लिए। और अब स्टार्ट होती है M फेज। और M फेज में फर्दर 4 स्टेजेस आती हैं जो अभी हम पढ़ रहे हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अगर प्रोफेज की बात करें तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, प्रोफेज में यूजुअली जो क्रोमेटिन होता है वो कंडेंस हो जाता है, क्रोमोसोम आपको दिखने शुरू हो जाते हैं यहाँ पे प्रोफेज में। और ये जो देख रहे हो आप सेंट्रियोल, जिससे क्या होता है, स्पिंडल फाइबर निकलेंगे। ये एक रेज जैसे स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं एस्टर रेज। और इन्हीं से जो है स्पिंडल फाइबर निकलते हैं। और स्पिंडल फाइबर किसके बने होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स के। और यहाँ पे जो सेंट्रियोल है वो अपोजिट पोल पे जाने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही हैं? आपका जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस कर जाएगा, क्रोमोजोम यहाँ पे बनने शुरू हो जाते हैं, जो सेंट्रियोल है वो अपोजिट पोल पे जाने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं प्रोमेटाफेज। तो प्रोमेटाफेज क्या है कि मेटाफेज स्टार्ट होने से पहले और प्रोफेज खत्म होने के बाद एक स्टेज आती है जिसको हमने टर्म दे दिया प्रोमेटाफेज, जिसको आप लेट प्रोफेज भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे भी सर्टेन चेंजेस होते हैं, जैसे कि स्पिंडल फाइबर जो है अटैच हो जाता है क्रोमोजोम से, और एक तरीके का बैक एंड फोर्थ हमें मूवमेंट दिखाई देगा क्रोमोजोम को, तो जिसको हम प्रो मेटाफेज में पढ़ते हैं। मेटाफेज आता है अगला, उसमें आप देख रहे हो कि प्लेट बन जाती है, ठीक है, मेटाफेजिक प्लेट जिसको हम बोलते हैं। इस तरीके से अब ये बनना इसलिए जरूरी है ताकि इक्वल डिवीजन हो सके, आधे क्रोमोजोम एक पोल पे जाएंगे, आधे दूसरी पोल पे जाएंगे, तो इसीलिए ये अरेंजमेंट जरूरी है। एनाफेज में क्या होता है? सेग्रीगेट कर जाते हैं, आधे क्रोमोजोम एक पोल पे, आधे क्रोमोजोम दूसरे पोल पे चले जाते हैं, ये है एनाफेज। टीलोफेज, ये लास्ट आता है टीलोफेज। तो यहाँ पे जो है वापस से प्रोफेज का एकदम उल्टा होता है टीलोफेज। यहाँ पे वापस से जो क्रोमोसोम थे वो क्रोमेटिन में बनने शुरू हो जाएंगे, और सेंट्रियोल जो स्पिंडल फाइबर है उनका कुछ काम नहीं रहा तो वापस से वो डिसअपेयर होने शुरू हो जाएंगे। और लास्ट में आता है साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे ये साइटोकाइनेसिस यानी कि यहाँ पे लास्ट में होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन, और यहाँ पे 2 डॉटर सेल बन जाएंगी, राइट। तो 4 स्टेजेस हमको डिटेल में पढ़नी है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है? द अपीयरेंस ऑफ थिन थ्रेड लाइक कंडेंसिंग क्रोमोसोम। तो यहाँ पे क्रोमोसोम क्या करेंगे? अपीयर होने शुरू हो जाते हैं प्रोफेज के अंदर, ठीक है। द क्रोमोसोम इन द प्रोफेज इज कंपोज्ड ऑफ 2 कोइल्ड फिलामेंट, द क्रोमेटिड। तो यहाँ पे हमें क्या दिखेंगे? क्रोमेटिड। ये सेंट्रोमियर है और ये क्रोमेटिड, जिसको हम सिस्टर क्रोमेटिड भी बोलते हैं। क्योंकि एस फेस में क्या देखा था हमने कि अमाउंट डबल हो जाता है, डीएनए सिंथेसिस होता है, तो उसमें यही काम हो रहा होता है, राइट। तो ये इसी की कॉपी है जिसको हम सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। अब ये बनना क्यों जरूरी है? क्योंकि फाइनली हमें 2 सेल बनाने हैं, तो इसमें इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाना जरूरी है, ठीक है। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं बढ़ता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम ही रहेगा, अमाउंट बढ़ जाता है, ठीक है। विच आर द रिजल्ट ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग एस फेज। जो एस फेज में हमने देखा था डीएनए सिंथेसिस होता है, वो इसी वजह से होता है, राइट। As prophase progress, the chromatid becomes shorter and thicker, and 2 sister chromatid of each chromosome are held together by a special DNA containing region called centromere. ये जो आप रीजन देख रहे हो इसको हम बोलेंगे सेंट्रोमियर। और इसी सेंट्रोमियर पे जो है एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है
दोनों तरफ, जिसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। ठीक है, इसको हम बोलेंगे काइनेटोकोर। स्पिंडल फाइबर जो है वो इसी पे अटैच करते हैं, राइट। Similarly, the chromosome approaches the nuclear envelope, causing the central space of the nucleus to become empty. अब प्रोफेस में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम आप देख रहे हो यहाँ पे, ये धीरे धीरे जो है न्यूक्लियर एनवेलप के पास आने शुरू हो जाते हैं और बीच का जो स्पेस होता है वो एम्प्टी यानी खाली हो जाता है। In the meantime, the two pair of centrioles surrounding the microtubule radiating in all direction migrate to opposite pole of the cell. अब ये सेंट्रियोल जो हैं, ये आप देख रहे हो, ये अपोजिट पोल पे जाने शुरू हो गए हैं। ठीक है, ये इस तरफ जाएगा और ये इस तरफ जाएगा, क्योंकि फाइनली स्पिंडल फाइबर इन्हीं से निकलेंगे। ठीक है, और जो है ये अटैच करेंगे स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से। अब सेंट्रियोल क्या होता है, अगर आप इसका डिटेल में वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, उसमें आप देख सकते हो सेंट्रियोल क्या होते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं एस्टर रेज। अब इसी से निकलेंगे स्पिंडल फाइबर जो कि माइक्रोट्यूब्यूल के बने होते हैं। लास्टली ड्यूरिंग प्रोफेज द न्यूक्लियोलस ग्रेजुअली डिसइंटीग्रेट एंड दिस मार्क द एंड ऑफ द प्रोफेज। लास्ट में जो न्यूक्लियोलस है न्यूक्लियस के अंदर वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है, इट मीन्स ये एंड है प्रोफेज का, राइट। तो ये सारे प्रोसेस कहाँ हो रहे हैं, प्रोफेज के अंदर होते हैं। क्या होता है, जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस होने शुरू हो जाते हैं, सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे जाने शुरू हो जाते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसइंटीग्रेट होनी शुरू हो जाती है, और जो सेल ऑर्गेनेल है वो भी डिसइंटीग्रेट होने शुरू हो जाते हैं प्रोफेज के अंदर, राइट। बट माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है क्योंकि हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे रहेगा। बट जो बाकी सेल ऑर्गेनेल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर गोल्गी अपरेटस, वो यहाँ पे डिसइंटीग्रेट होने शुरू हो जाते हैं। न्यूक्लियस भी यहाँ पे डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है। ये सारे प्रोसेस कहाँ हो रहे हैं, प्रोफेज में। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रोमेटाफेज। मेटाफेज से थोड़ा पहले और प्रोफेज से बाद में स्टेज आती है प्रोमेटाफेज। प्रोमेटाफेज इज इनिशिएटेड विद द ब्रेकडाउन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप। तो न्यूक्लियर एनवेलप यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया है, विच एनेबल द इंटीग्रेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर विद द क्रोमोसोम। अब स्पिंडल फाइबर साइटोप्लाज्म में है, राइट, और जो हमारे क्रोमोसोम है वो न्यूक्लियस के अंदर है। अब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो है वो खत्म हो गई है, अब स्पिंडल फाइबर जाकर के अटैच कर देंगे किस पे, क्रोमोसोम पे। तो ये सेंट्रियोल जो है अपोजिट पोल पे चले गए हैं इस तरीके से, ये सेंट्रियोल्स है अपोजिट पोल पे, इससे स्पिंडल फाइबर निकलने शुरू हो गए हैं। और ये स्पिंडल फाइबर जो है जाकर के कहाँ अटैच करेंगे, क्रोमोसोम पे, क्योंकि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी ये जो चारों तरफ थी वो डिसइंटीग्रेट हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है, एट दिस स्टेज द क्रोमोसोम आर वायलेंटली rotated and oscillated back and forth between the spindle poles because their centromere are capturing the end of the microtubule and are being pulled by the captured microtubule। अब यहाँ पे एक तरीके का स्ट्रगल होता है क्रोमोसोम का, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल किस पे अटैच करेगा, स्पिंडल फाइबर जो है वो अटैच करेंगे क्रोमोसोम पे, और यहाँ पे थोड़ा सा बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होगा क्रोमोसोम का, वो स्टेबल नहीं होंगे क्योंकि वो अटैच कर रहे होंगे स्पिंडल फाइबर से, राइट। बाय द एंड ऑफ द प्रोमेटाफेज द सिस्टर क्रोमेटिड आर अटैच टू द स्पिंडल फाइबर। तो प्रोमेटाफेज में स्पिंडल फाइबर अटैच कर जाते हैं क्रोमोसोम से ऑन द अपोजिट एंड आर हल्ड ऑन द मेटाफेज प्लेट, जो कि फाइनली मेटाफेज में बनेगी। अब पढ़ते हैं मेटाफेज। इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस कंप्लीटली डिसअपेयर, पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस भी। ठीक है, स्पिंडल फाइबर अटैच टू द सेंट्रोमर ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक है, स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर से अटैच कर जाता है, और सेंट्रोमियर से भी बेटर हम बोल सकते हैं काइनेटोकोर। मान लीजिए ये क्रोमोसोम है इस तरीके से, और ये स्पिंडल फाइबर यहाँ काइनेटोकोर जो कि एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होगा जो कि सेंट्रोमियर पे प्रेजेंट होता है, उससे जाकर के स्पिंडल फाइबर इस तरीके से अटैच कर जाएंगे, राइट। द क्रोमोसोम आर अरेंज ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। ये देखिए यहाँ पे इक्वेटोरियल प्लेन पे यहाँ पे इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं। अब ये अरेंजमेंट क्यों जरूरी है, ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके क्रोमोसोम का,
ठीक है, अपोजिट पोल पे। द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग ऑफ क्रोमोसोम इन इक्वेटर इज कॉल्ड कॉन्ग्रेशन एंड प्लेट फॉर्म इज कॉल्ड मेटाफेजिक प्लेट। अब इस प्लेट को हमने क्या बोला, मेटाफेजिक प्लेट। ये एक स्पेशल कैरेक्टर है मेटाफेज का, ठीक है। मेटाफेजिक प्लेट मेटाफेज में बनती है और ये अरेंजमेंट आप देखोगे, ये क्रोमोसोम सेंट्रोमियर, ये इसके सिस्टर क्रोमेटिड है और इसी डायरेक्शन में सारे रहेंगे ताकि हाफ क्रोमोसोम उस तरीके तरफ चले जाए और हाफ जो है वो दूसरे पोल पे चले जाए, राइट। ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, मेटाफेज में। आगे पढ़ते हैं। क्रोमोसोम का एक स्ट्रक्चर आप देख सकते हो यहाँ पे, ये है काइनेटोकोर, ये बीच में सेंट्रोमियर और यहाँ से काइनेटोकोर पे स्पिंडल फाइबर अटैच हो रहे हैं। और जब क्रोमोसोम डिवाइड होगा तो ये सेंट्रोमियर भी जो है स्प्लिट कर जाएगा, ठीक है। हाफ क्रोमोसोम एक तरफ, हाफ दूसरी तरफ चला जाएगा, राइट। अब पढ़ते हैं एनाफेज। प्रोफेज हो चुका है, मेटाफेज हो चुका है, अब बारी आती है एनाफेज की। एनाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं। द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम स्प्लिट into two sister chromatids and form two daughter chromosome। सेंट्रोमियर स्प्लिट कर गया, यानी कि हाफ क्रोमोसोम एक डायरेक्शन में चले गए इस तरीके से और हाथ दूसरे तरीके से, ठीक है। द daughter chromosomes are pulled toward the pole due to contraction of the spindle fiber and stretching of the interzonal fiber। तो यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर है उसमें एक तरीके का कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम है एक पोल पे जो है पुल होने लग जाते हैं। ड्यूरिंग पोलर मूवमेंट द क्रोमोसोम शो डिफरेंट शेप, दैट इज V, L, J एंड I। वो डिपेंड करता है कि क्रोमोसोम किस टाइप का है। अब हम टाइप पढ़ लेते हैं थोड़ा। अगर क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक है, यानी सेंट्रोमियर एकदम सेंटर में आता है, तो वो V शेप यूजुअली शो करेगा। लेकिन अगर सब मेटासेंट्रिक है तो हमें L शेप दिखाई देगा, एक्रोसेंट्रिक है तो हमें J शेप दिखाई देगा, और अगर टीलोसेंट्रिक है तो I शेप दिखाई देगा। तो डिपेंड करता है किस टाइप का क्रोमोसोम है, तो हमें एनाफेज में अलग अलग शेप दिखाई देंगी क्रोमोसोम्स की, क्योंकि ये एक तरफ पुल हो रहा है, एक डायरेक्शन में पुल हो रहा है, अपोजिट पोल पे पुल हो रहा है। At the end of the anaphase, each pole will get one set of daughter chromosome। एनाफेज के एंड में हमें एक पूरा सेट मिल जाएगा डॉटर क्रोमोसोम का एक तरफ। It is the shortest phase is also known as migratory phase। ये शॉर्टेस्ट फेज होता है। अगर आपको कोई पूछे कि माइटोसिस प्रोसेस में सबसे छोटा स्टेज या सबसे छोटा फेज कौन सा है, तो वो एनाफेज होगा, क्योंकि सिंपली इसमें माइग्रेशन हो रहा होता है अपोजिट पोल, ठीक है, क्रोमोसोम्स का। अगला हम देखते हैं टीलोफेज। तो टीलोफेज में क्या है, द डॉटर क्रोमोसोम रीचेस रिस्पेक्टिव पोल एंड अनकॉइल एंड बिकम थिन, लॉन्ग एंड विजिबल। अगर हम टीलोफेज की बात करें तो एकदम अपोजिट होता है प्रोफेज का, ठीक है। तो जो चीजें हमने प्रोफेज में देखी थी कि क्रोमोसोम कंडेंस होने शुरू हो जाते हैं, यानी क्रोमोसोम हमें दिखने शुरू हो जाते हैं क्रोमेटिन से, उसी तरीके से टीलोफेज में वापस से जो है क्रोमोसोम उसी तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपेयर हो रही थी, पर यहाँ पे बननी वापस शुरू हो जाएगी, राइट। और सेल ऑर्गेनेल जो भी डिसइंटीग्रेट हो गए थे वो वापस से अरेंज होने शुरू हो जाएंगे टीलोफेज के अंदर, ठीक है। द स्पिंडल फाइबर स्टार्ट डिसअपेयरिंग। अब स्पिंडल फाइबर का यहाँ पे कोई काम नहीं रह गया है, क्योंकि हम बेसिकली स्पिंडल फाइबर का काम था क्रोमोसोम को अपोजिट पोल पर लेकर के जाना, वो काम यहाँ पे हो चुका है। तो अब स्पिंडल फाइबर जो है डिसअपेयर होने शुरू हो जाएंगे, राइट। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस रीअपेयर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से बन जाएगी, ठीक है, और न्यूक्लियस भी वापस से रीअपेयर होना शुरू हो जाएगा। द टू न्यूक्लियाई फॉर्म एट द एंड ऑफ द टीलोफेज। यहाँ पे आप देखोगे एक सेल के अंदर दो आपको न्यूक्लियाई यहाँ पे दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन हो चुका है। बोथ द न्यूक्लियाई हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज पेरेंट सेल, राइट, दोनों में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। इट इज द लास्ट विजिबल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। ये लास्ट स्टेज होगी कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या है, अगेन ये क्या है, न्यूक्लियस का डिवीजन है। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज जो है वो कैरियोकाइनेसिस की स्टेजेस हैं। यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज रीऑर्गेनाइजेशन फेज, क्योंकि यहाँ पे सेल अपने आप को वापस से रीऑर्गेनाइज कर रहा है, तो हम टीलोफेज को रीऑर्गेनाइजेशन फेज भी बोलते हैं,
राइट। तो ये प्रोसेस है टीलोफेज के अंदर। ये सारी चीजें कहाँ हो रही है, टीलोफेज में हो रही है। क्या क्या हो रहा है, वापस से जो है स्पिंडल फाइबर गायब होने शुरू हो जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से हमें दिखाई देगी, न्यूक्लियोलस वापस से बनना शुरू हो जाएगा, राइट। और एक सेल के अंदर आपको 2 न्यूक्लियाई दिखाई देंगी, राइट। ये सारे प्रोसेस कहाँ है, टीलोफेज के अंदर। नेक्स्ट आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या है, साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी कि यहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। इन प्लांट सेल साइटोकाइनेसिस अकर बाय सेल प्लेट, क्योंकि उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है तो वहां पे सेल प्लेट की वजह से जो है साइटोकाइनेसिस होगा। ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस मैनी ग्रेनुलर मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय द गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्युमुलेट इन द इक्वेटोरियल प्लेन। दीज ग्रेनुलर मैट्रिक्स फॉर्म सेल प्लेट, यानी कि अगर हम किसी सेल की बात करें, मान लीजिए ये प्लांट सेल है और यहाँ पे बीच में गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेंगे, ग्रेनुलर मैट्रिक्स सिक्रीट करेंगे, जिसकी वजह से सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है और इसी सेल प्लेट की वजह से सेल यहाँ पे डिवाइड करेगा। सेल प्लांट सेल में क्या होता है कि अंदर से बाहर की तरफ सेल डिवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पे सेल प्लेट का फॉर्मेशन 2 सेल के बीच में होता है, ठीक है। तो पहले क्या होगा, यहाँ पे सेल वॉल बनेगी, उसके बाद जो है सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, राइट। तो ये सेल प्लेट की वजह से जो है पॉसिबल हो पाता है। बट हमारे अंदर यानी कि एनिमल सेल के अंदर किसी भी तरीके का सेल वॉल नहीं होता, तो यहाँ पे सिंपली क्लीवेज फर्क की वजह से सेल डिवाइड कर जाता है और यहाँ पे जो है बाहर से अंदर की तरफ जो है डिविजन हो जाएगा सेल का, राइट, इस तरीके से। सो this plate divide the cell by the end of telophase cytokinesis is completed। तो टीलोफेज के एंड में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 2 सेल यहाँ पे बन जाएंगे। इन एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस अकर बाय क्लीवेज और फरो फॉर्मेशन, यानी कि क्लीवेज फरो फॉर्मेशन की वजह से साइटोकाइनेसिस होगा, किसमें, एनिमल सेल में, राइट। नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंसेस ऑफ माइटोसिस, यानी कि क्या क्या इंपॉर्टेंस होगी, माइटोसिस होता क्यों है। डीएनए रिमेन्स कांस्टेंट, तो डीएनए की अमाउंट को कांस्टेंट रखने के लिए, नंबर को कांस्टेंट रखने के लिए जो है माइटोसिस रिस्पॉन्सिबल होता है। सो माइटोसिस कीप द क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट इन अ स्पीसीज, ठीक है। तो क्रोमोसोम नंबर को कांस्टेंट रखने के लिए माइटोसिस जो है रिस्पॉन्सिबल है। माइटोसिस हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्यों, क्योंकि वहां पे अगर हम ग्रोथ की बात करें तो माइटोसिस से ही पॉसिबल हो पाती है। माइटोसिस हेल्प इन रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड डेड एंड डैमेज्ड सेल, यानी अगर आपके सेल जो है डैमेज हो गए या पुराने हो गए या खत्म हो गए हैं तो उनके रिपेयरमेंट के लिए भी माइटोसिस ही रिस्पॉन्सिबल है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट, पैरामीसिस, माइटोसिस इज अ मीन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी एक तरीके का, माइटोसिस एक मोड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, यीस्ट और पैरामीसिस जैसे ऑर्गेनिज्म में। माइटोसिस कॉजेस मैच्योरेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ जर्म सेल एंड मेक दम रेडी फॉर मियोसिस। अब जैसे जर्म सेल की बात करें तो उनमें पहले माइटोसिस होता है मैच्योरेशन के लिए, उसके बाद में मियोसिस होगा, राइट। सो ये सब सिग्निफिकेंसेस है माइटोसिस के। हम लोग पढ़ने वाले हैं मियोसिस प्रोसेस के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने माइटोसिस को डिस्कस किया था, इस वीडियो में हम मियोसिस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो मियोसिस क्या है, मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग यूकैरियोट्स रिजल्टिंग इन 4 डॉटर सेल्स, यानी कि गैमेट्स, each of which has half the number of chromosomes as compared to the original diploid parent cell। माइटोसिस में हमने देखा था कि अगर एक सेल है, अगर वो डिवाइड कर रहा है, यानी कि 2 डॉटर सेल अगर वो बना रहा है और अगर पेरेंट में 46 क्रोमोसोम है तो डॉटर में भी 46 क्रोमोसोम ही जाएंगे, ठीक है। यानी कि जैसा पेरेंट का सेल है उसी तरीके से डॉटर सेल भी बनेंगे। लेकिन अगर मियोसिस की बात करें तो इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाते हैं, यानी कि अगर पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम है तो यहाँ पे 23 और 23 डॉटर सेल में जो है क्रोमोसोम नंबर जाएगा, ठीक है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अगर कोई भी इंडिविजुअल सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो उसमें 2 इंडिविजुअल जो है पार्टिसिपेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मेल की बात करें तो स्पर्म सेल आएगा, फीमेल में एग आएगा, और दोनों में ही अगर 46 हुआ तो डॉटर सेल में क्या होगा, 92 नंबर हो जाएगा क्रोमोसोम का, ठीक है, जो कि होना नहीं चाहिए।
इसीलिए एक ऐसा प्रोसेस हमें चाहिए जिससे कि जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाए और डॉटर सेल में जो क्रोमोसोम हो वो भी 46 हो। इसीलिए आया प्रोसेस मियोसिस। इसमें क्या होगा कि जो नंबर होगा क्रोमोसोम का वो 23 आएगा पेरेंट सेल से यानी कि मेल से, 23 आएगा फीमेल से, और जो डॉटर सेल बनेगा वो उसमें भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाएगा। ठीक है, तो मियोसिस क्या है? एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्रोसेस है यूकेरियोट्स के अंदर। ठीक है, हैप्लॉइड सेल बिकम गैमेट्स व्हिच बाय यूनियन विद अनदर हैप्लॉइड सेल ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन डिफाइन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू जनरेशन ऑफ डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। यानी कि हैप्लॉइड सेल से हम क्या बोलेंगे? जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ है। ठीक है, तो दो हैप्लॉइड सेल जो है फ्यूज करेंगे और डिप्लॉइड सेल बनाएंगे यानी कि जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। मियोसिस अकर इन जर्म सेल ऑफ द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। हमारे जो बाकी की सेल हैं यानी सोमेटिक सेल्स हैं, जैसे कि हमारा स्किन हो गया या हमारे गट सेल्स होंगे, ये हमारे सोमेटिक सेल हैं। जर्म सेल यानी कि जो हमारे गोनेट्स हैं यानी कि स्पर्म हो गया, एग हो गया, ये हमारे क्या है? जर्म सेल हैं। तो हमारे जो ऑर्गन है यानी कि ओवरी और टेस्टिस, उसी में मियोसिस का प्रोसेस होगा स्पर्म को फॉर्मेशन के लिए और एग को बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है पर्पस ऑफ मियोसिस। द मियोसिस मेंटेन अ कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो यहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा? हाफ हो जाएगा, और उसी वजह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन रहेंगे किसी भी स्पीसीज के अंदर। बाय क्रॉसिंग ओवर द मियोसिस रिजल्ट in the exchange of genes and thus causes the genetic variation. These variation are the raw material of the evolutionary process. एक चीज इसमें आई है एक्सचेंज ऑफ जीन। ठीक है, तो मियोसिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक्सचेंज होता है यहाँ पे जीन्स का। वो कैसे होगा हम पढ़ेंगे उसको, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मियोसिस में किसी भी स्पीसीज के अंदर क्रोमोसोम नंबर को कांस्टेंट रखने के लिए ये जरूरी होता है। दूसरा, इसी की वजह से जेनेटिक वेरिएशन भी होता है। अब जो मियोसिस का प्रोसेस है उसको हमने दो तरीके से हम उसको डिस्कस करेंगे, दो स्टेजेस में हम उसको पढ़ेंगे। मियोसिस इज कंपोज ऑफ 2 राउंड ऑफ सेल डिवीजन। वो क्या है? मियोसिस 1, मियोसिस 2, या इसको आप मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड भी बोल सकते हो। तो ये दो तरीके से होगी। ईच राउंड ऑफ डिवीजन कंटेन अ पीरियड ऑफ कैरियोकाइनेसिस यानी कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, एंड साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। अब जिस तरीके से हमने देखा था कि किसी भी सेल साइकिल के में जो है वो G1, G2 और S फेज आते हैं, तो क्या जो मियोसिस है वो भी सेल साइकिल फॉलो करती है? तो मियोसिस भी सेल साइकिल फॉलो करती है। इसमें भी जो है इंटरफेस आता है, उसी के बाद में म्यूटिक डिवीजन होता है। मान लीजिए ये सेल साइकिल है, इसमें G1, उसके बाद S जहाँ पे जो है डीएनए सिंथेसिस होगा, डीएनए रेप्लिकेट करेगा, उसके बाद G2। ठीक है, उसके बाद आता है M1 यानी कि मियोसिस फर्स्ट यहाँ पे होगा, मियोसिस 1 होगा। उसके बाद में जो है मियोसिस सेकेंड होगा। तो ये जो मियोसिस 1 है और मियोसिस 2 है, इसके बीच में जो गैप आता है इसको हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। ठीक है, इसको इंटरकाइनेसिस टर्म दी गई है। अब देखिए यहाँ पे ये है मियोसिस, मियोसिस जो है उसमें मियोसिस 1 और मियोसिस सेकेंड। अब मियोसिस 1 में भी जो है हम 4 स्टेज पढ़ेंगे जो हमने माइटोसिस में पढ़ी थी, प्रोफेस 1, मेटाफेस 1, एनाफेस 1, टीलोफेस 1। ठीक है, और मियोसिस सेकेंड में प्रोफेस सेकेंड, मेटाफेस सेकेंड, एनाफेस सेकेंड एंड टीलोफेस सेकेंड। 4 स्टेज इसमें भी होगी और 4 स्टेज मियोसिस सेकेंड में भी होगी। बट यहाँ पे जो मियोसिस 1 में प्रोफेज फर्स्ट जो आप देख रहे हो, इसमें फर्दर जो है सब स्टेजेस होती हैं 5 तरीके की। कौन कौन सी? लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे प्रोफेस 1 जो होगी मियोसिस की, वो सबसे लंबी स्टेज होगी और सबसे इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, क्या आपने ध्यान में रख लिया? अब आगे चलते हैं। मियोसिस 1 हम सबसे पहले देखेंगे। द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मियोसिस 1 कैन बी एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग फेसेस। अभी जो हमने पढ़ा था इसमें कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं? प्रोफेस 1, मेटाफेस 1, एनाफेस 1 एंड टीलोफेस 1, और यही जो है मियोसिस सेकेंड में भी होगी। अब
शुरुआत करते हैं प्रोफेज 1 में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रोफेज 1 इज द लॉन्गेस्ट स्टेज, सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग होती है प्रोफेज 1 ऑफ द मेयोटिक डिवीजन। इट इंक्लूड द फॉलोइंग सब स्टेजेस। अब इसमें भी सब स्टेजेस कौन कौन सी है? लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटिन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। अब इन प्रोसेस में क्या होता है वो हम जो है डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं लिप्टोटीन से। लिप्टोटीन में क्या होता है? इन द लिप्टोटीन स्टेज द क्रोमोसोम बिकम इवन मोर अनकोइल्ड एंड रिजेंबल अ लॉन्ग थ्रेड लाइक शेप एंड दे डेवलप बीड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोमियर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रोमोजोम जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा, हमने इसको टर्म दिया है क्रोमोमियर्स, जो कि एक थ्रेड लाइक शेप में होगा। ठीक है, तुरंत इसमें क्रोमोजोम का फॉर्मेशन नहीं होगा, उसको हमने टर्म दी है क्रोमोमियर। लिप्टोटीन स्टेज में क्रोमोसोम एट दिस स्टेज रिमेन डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंट्रियोल्स, सो द क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस अपीयर लाइक अ बुके। यानी कि यहाँ पे जो है क्रोमोसोम सेंट्रियोल की तरफ होंगे, तो यहाँ पे एक जो है बुके जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, जो सिर्फ एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता। ठीक है, इन द एनिमल सेल देयरफॉर द स्टेज इज कॉल्ड द बुके स्टेज। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है आपको कि बुके स्टेज किसको कहा जाता है? ठीक है, तो लिप्टोटीन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट स्टेज आती है लिप्टोटीन के बाद जाइगोटीन। द जाइगोटीन स्टेज बिगिन with the pairing of homologous chromosomes which is called synapses। अब यहाँ पे आप देखिए कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो होंगे, ठीक है, वो आपस में इस तरीके से पेयर कर लेंगे, और यहाँ पे जो है एक तरीके का इनको आपस में जोड़ने के लिए एक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, और उस प्रोटीन को जो है हमने बोला है साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो कि आपस में इनको जोड़ करके रखता है। जाइगोटीन में क्या हुआ? एक जैसे क्रोमोसोम यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो होंगे वो क्या होंगे? आपस में आकर के अटैच कर जाएंगे। अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, हम इसको बोलेंगे साइनेप्सिस, राइट। अब जैसे हम सेल के अंदर देखते हैं, तो सेल में जो है हमने ये है न्यूक्लियर मेंबर, जो कि धीरे धीरे प्रोसेस में ही डिग्रेड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बट यहाँ पे होमोलोगस जो क्रोमोसोम होंगे वो आपस में पेयर कर जाएंगे, और यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा इसको हम बोलेंगे साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। ये 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन भी आ सकता है। जाइगोटीन स्टेज में क्या दिखता है हमें? साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कौन से स्टेज में दिखाई देता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? जाइगोटीन में। नेक्स्ट पॉइंट है साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स हेल्प टू स्टेबलाइज द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड टू फैसिलिटेट रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट स्टेज जो होगी पैचेटिन, उसमें क्रॉसिंग ओवर होगा। तो क्रॉसिंग ओवर होने के लिए जरूरी है कि होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में आकर के पेयर करें, यानी कि साइनेप्सिस करें। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेज है वो है पैचेटिन, जिसमें क्रॉसिंग ओवर होगी, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है। द क्रोमोसोम एट दिस पॉइंट आर टर्म्स बाइवेलेंट। इसको बाइवेलेंट क्यों कहा? क्योंकि 2 क्रोमोसोम है। ठीक है, तो ये एक क्रोमोसोम है मान लीजिए, और ये दूसरा क्रोमोसोम है, तो हम इसको बाइवेलेंट भी बोल सकते हैं। इसमें एक और टर्म आती है टेट्राड करके। हमने इसको टेट्राड क्यों बोला? क्योंकि क्रोमोसोम 2 है, लेकिन क्रोमेटिन जो है क्रोमेटिड्स जो है वो कितने हैं? 4 हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, क्रोमेटिड कितने हैं? 4 है, और क्रोमोसोम 2 है। तो क्रोमोसोम 2 है इसलिए हमने टर्म दिया बाइवेलेंट। क्रोमेटिड 4 है तो हमने इसको टेट्राइड बोला। बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 2 विजिबल क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टर्म दिया बाइवेलेंट। और एज अ टेट्राड बिकॉज ऑफ द 4 विजिबल क्रोमेटिड्स। ठीक है, क्रोमेटिड्स 4 हैं, तो हमने इसको टेट्राड यहाँ पे टर्म दी। दिस स्टेज इज पर्टिकुलरली क्रूशियल एज अ क्रिटिकल जेनेटिक फिनोमेना कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस इन दिस स्टेज। अभी क्रॉसिंग ओवर क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिन। यहाँ पे किसका एक्सचेंज होगा? क्रोमेटिन का एक्सचेंज होगा। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर। अभी जो एक्सचेंज होगा वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में होगा। ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड में नहीं होगा। सो यहाँ पे म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल बिटवीन वन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ ईच होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड द क्रॉसिंग ओवर। तो ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे, जो कि पास में आएंगे, और यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगी, इस तरीके से ओवरलैप कर जाएंगे।
अब ये जो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर दे रहे हो, जो यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर रहा है, एक क्रोमोसोम दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ रहा है, हमने इसको टर्म दी रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे कॉन्टेक्ट में आ रहा है इस तरीके से, तो हमने इसको टर्म दिया रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। The crossing over involve redistribution of mutual exchange of hereditary material between two homologous chromosomes. After the breaking of chromatids, the interchange of the chromatid segment take place between non-sister chromatid of the homologous chromosome. अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि नॉन सिस्टर थे ये और होमोलॉगस क्रोमोसोम थी, बट ये जो क्रोमेटिड्स है वो नॉन सिस्टर है, यानी कि अलग क्रोमोसोम का क्रोमेटिड है, ये अलग क्रोमोसोम का क्रोमेटिड है। तो यहाँ पे ये ओवरलैप कर जाएंगे और ये वाला जो पार्ट है वो इससे जाके अटैच हो जाएगा और ये जो पार्ट है वो एक्सचेंज हो जाएगा बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, तो पैचेटिन में क्या हुआ, क्रॉसिंग हुआ। तो क्वेश्चन आ सकता है कि क्रॉसिंग हुआ कौन सी स्टेज में होती है, तो आंसर होगा पैचेटिन। नेक्स्ट है डिप्लोटीन, द साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स अपीयर टू बी डिसोल्व्ड। तो हमने देखा था जाइगोटीन में जो है साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बना था ताकि ये जो क्रोमोसोम है आपस में अटैच रहें, दूर ना जाएं, बट डिप्लोटीन में ये जो कॉम्प्लेक्स है वो यहाँ पे डिसोल्व होना शुरू हो जाता है। ठीक है, वापस से गायब होना शुरू हो जाता है। लिविंग क्रोमेटिड टू द पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम फिजिकली जॉइंटेड एट वन और मोर लोकलाइज्ड पॉइंट कॉल्ड काइस्माटा। एक टर्म यहाँ पे अगेन हमें दिखती है काइस्माटा। अगेन क्वेश्चन आ सकता है कि काइस्माटा कौन से स्टेज में दिखाई देता है, तो आंसर होगा डिप्लोटीन के अंदर। ठीक है, अभी काइस्माटा क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो आपस में ओवरलैप कर रही है और यहाँ पे एक्स जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसी को हमने टर्म दिया है काइस्माटा। इन डिप्लोटीन काइस्माटा मूव टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्रोमोसोम इन अ जिप लाइक मैनर। तो जैसे ही डिप्लोटीन स्टेज स्टार्ट होती है तो ये जो काइस्माटा है पहले तो ये आर्म्स में ऊपर की तरफ होता है, लेकिन जैसे ही डिप्लोटीन आता है धीरे धीरे जो है क्रोमोसोम के एंड की तरफ जो है मूव होना शुरू हो जाता है काइस्माटा। ठीक है, तो यहाँ पे वन वर्ड जो है क्वेश्चन बन सकता है कि काइस्माटा आपको कौन से स्टेज में दिखाई देता है, तो इसका आंसर होगा डिप्लोटीन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है डायकानेसिस। अभी ये प्रोफेज ही चल रहा है, तो प्रोफेज का जो लास्ट सब स्टेज है वो है डायकानेसिस। ठीक है, डायकानेसिस में क्या होता है, इन दिस स्टेज द बाइवेलेंट chromosomes become more condensed and uniformly distributed in the nucleus. At this point, the nuclear envelope break down and nucleus disappears, जो कि प्रोफेस में होता है। यानी कि हमने माइटोसिस जब पढ़ा था, हमने देखा था प्रोफेस के अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपेयर होने लग जाती है, न्यूक्लियस भी डिसअपेयर होने लग जाता है। सेम जब प्रोफेस का जो लास्ट स्टेज है तो वहाँ पे वही कैरेक्टर हमको दिखाई देंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो खत्म होने लग जाती है और न्यूक्लियस गायब हो जाता है। फर्दर द काइस्माटा रीचेस द एंड ऑफ द क्रोमोसोम। और अब जो काइस्माटा है वो एकदम एंड पे चला जाता है, क्रोमोसोम्स के एंड पे। ठीक है, अब इसको हमने टर्म दिया है टर्मिनलाइजेशन ऑफ द काइस्माटा, यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा काइस्माटा। ठीक है, तो ये थी लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज। हमने कौन कौन सी जो है स्टेज डिस्कस की है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन एंड डायकानेसिस। ठीक है, तो अभी ये प्रोफेज हमने पढ़ा है म्यूसिस फर्स्ट का। अब हम जो है एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कौन से स्टेज में कौन सा प्रोसेस हमें दिखाई दिया। तो लेप्टोटीन में बेसिकली क्या हुआ है, कंडेंसेशन होता है, क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो कंडेंस कर जाता है और धीरे धीरे हमें क्रोमोसोम बनने जो है वहां पे शुरू हो जाते हैं लेप्टोटीन के अंदर। जाइगोटीन में पेयरिंग होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम पास में आते हैं, पेयर करते हैं, जिसको हमने टर्म दी साइनेप्सिस। बाइवेलेंट यानी कि 2 क्रोमोसोम इन्वॉल्व है तो हमने उसको बोला बाइवेलेंट। टेट्राड क्योंकि वहां पे क्रोमेटिड 4 हैं। ठीक है, 4 क्रोमेटिड है और 2 क्रोमोसोम है। साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बीच में बन जाता है 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के, तो हमने इसको टर्म दी साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। तो ये कहाँ हो रहा है, जाइगोटीन में। क्वेश्चन आ सकता है साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कहाँ फॉर्म होता है, तो जाइगोटीन में। नेक्स्ट स्टेज आती है थर्ड, पैचेटीन।
इसमें रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनते हैं, जहां जहां पे जो है होमोलॉगस क्रोमोसोम आपस से कांटेक्ट में आते हैं, वहां पे जो है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनती है। क्रॉसिंग ओवर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ पे होती है, पैचिटिन के अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है। और एक एंजाइम जो है जो ये एक्सचेंज कराता है क्रोमेटिन मटेरियल का, उस एंजाइम को हमने नाम दिया है रिकॉम्बिनेज एंजाइम, जिसकी वजह से जो है क्रॉसिंग ओवर होती है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप आती है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में काइस्माटा फॉर्मेशन होता है और डिसोल्यूशन हो जाता है साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का, जो कि कहाँ बन रही होती है, जाइगोटीन के अंदर बन रही होती है। अगेन लास्ट स्टेज आती है डायकाइनेसिस। इसमें क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है काइस्माटा, यानी कि जो काइस्माटा है वो धीरे धीरे जो है क्रोमोसोम के एंड पे चला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे डायकाइनेसिस के अंदर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसॉल्व होने लग जाती है और न्यूक्लियोलस भी जो है डिसॉल्व होने लग जाता है। अब आते हैं प्रोफेस में एक्चुअली ओवरऑल हुआ क्या, यहाँ पे क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हैपन व्हेन पार्ट ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम स्विच प्लेसेस आफ्टर ओवरलैपिंग। ओवरलैप हुआ, ये देखिए यहाँ पे, इसको हमने टेट्राड बोला क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे क्रोमेटिड है, और इसको हमने बाइवेलेंट बोला क्योंकि यहाँ पे 2 क्रोमोसोम इन्वॉल्व है, ये आपस में ओवरलैप कर गए और यहाँ पे जो है क्रोमेटिन मटेरियल का एक्सचेंज हो गया, देख सकते हो इस तरीके से स्विच हो गए हैं, ठीक है। अब आते हैं मेटाफेज फर्स्ट पे। तो मेटाफेज 1 consist of spindle fiber attachment to the chromosome and chromosomal alignment at the equator। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर जो है जाकर के अटैच हो गए क्रोमोसोम पे। और अगेन हमें पता है मेटाफेज में क्या होता है, एक पर्टिकुलर इक्वेटर पे वो अलाइन कर जाते हैं। तो ये आप देखिए, बट एक इक्वेटर पे जो है अलाइन कर गए हैं क्रोमोसोम्स। ड्यूरिंग मेटाफेज 1 द स्पिंडल फाइबर आर अटैच्ड विद द centromere of the homologous chromosome which are directed towards the opposite pole। अब एक चीज यहाँ पे देखने वाली है कि हमने देखा था माइटोसिस में जो है स्प्लिट कर जाते हैं क्रोमोसोम, यानी कि एक सिस्टर क्रोमेटिड है जो वो दूसरे पोल पे जाएगा और दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड दूसरे पोल पे जाएगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। अगर हम इस क्रोमोसोम की बात करें तो ये कंप्लीट क्रोमोसोम जो है दूसरे पोल पे जाएगा, यानी कि इस डायरेक्शन में। और यहाँ पे आप देखोगे कि माइटोसिस में हमने देखा था कि एक क्रोमोसोम पे जो है 2 स्पिंडल फाइबर अटैच थे, ठीक है, इस डायरेक्शन में भी और अपोजिट डायरेक्शन में भी। लेकिन मेटाफेज 1 में ऐसा नहीं है। मेटाफेज यानी कि म्यूसिस की मेटाफेज 1 है, इसमें ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे एक ही स्पिंडल फाइबर से अटैच होगा और कंप्लीट क्रोमोसोम जो है एक डायरेक्शन में चला जाएगा, यानी कि स्प्लिट नहीं होगा यहाँ पे, राइट। तो अगर हम बात करें तो इसी स्टेज से आप देख सकते हो कंप्लीट क्रोमोसोम जो है एक डायरेक्शन में जा रहा है और ये क्रोमोसोम इस डायरेक्शन में जा रहा है। यानी कि पेरेंट सेल में अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं 2 थे, लेकिन यहाँ पे अब फर्दर जो डॉटर सेल बनेंगे वहां पे 1 ही रहेगा क्रोमोसोम, ठीक है। तो डॉटर सेल में यहाँ पे 1 क्रोमोसोम रहेगा दोनों में ही। तो जो हम बोल सकते हैं म्योसिस 1 जो वो एक्चुअल में रिडक्शन डिवीजन म्योसिस 1 होती है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ड्यूरिंग मेटाफेज 1 द स्पिंडल फाइबर आर अटैच, स्पिंडल फाइबर आकर के अटैच हो जाते हैं सेंट्रोमियर से, ठीक है, और जो है अपोजिट पोल पे जाना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं एनाफेज 1। एनाफेज में क्या होता है हमें पता है, अलग अलग पोल पे जाकर के ये चले जाते हैं क्रोमोसोम्स। At anaphase 1, homologous chromosomes are separated from each other, and due to shortening of chromosomal fiber or microtubules, each homologous chromosome with its 2 chromatids and undivided centromere move towards the opposite pole of the cell। यानी कि यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट नहीं करेगा, यानी कि कंप्लीट जो क्रोमोसोम है दूसरे पोल पे चला जाएगा। होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे। Because during the chiasmata formation one of the chromatid has changed its counterpart, therefore the 2 chromatids of the chromosome are not genetically identical। यानी कि पैचेटिन में क्रॉसिंग ओवर हुआ था, ओवरऑल हम बोल सकते हैं जो है प्रोफेस में जो है एक्सचेंज हो गया था जेनेटिकल मटेरियल का। अब क्या रहा, ये जो क्रोमेटिड है वो जेनेटिकल आइडेंटिकल अब नहीं रहे। लास्ट स्टेज है टीलोफेज 1। The onset of telophase 1 is defined by
बाय द मूवमेंट ऑफ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम एट ईच पोल, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे डिक्रीज हो गया। द न्यूक्लियर एनवेलप इज फॉर्म्ड अराउंड द chromosome and the chromosome become uncoiled, the nucleolus reappear and thus two daughter nuclei are formed। तो यहाँ पे जो है एक पर्टिकुलर सेल के अंदर जो है टू न्यूक्लियाई हमें दिख रहे हैं एक पोल पे, राइट, एक अपोजिट पोल पे है, दूसरा दूसरे पोल पे है, और यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम आप देखिए इस पर्टिकुलर सेल जो कि आगे जाकर बनेगा इसमें एक ही क्रोमोसोम है, दूसरे में भी एक ही क्रोमोसोम है, यानी कि अगर पेरेंट सेल में 2 क्रोमोसोम थे तो यहाँ पे डॉटर सेल में 1 ही क्रोमोसोम गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म जो है डिवाइड करता है। इन एनिमल साइटोकाइनेसिस अकर बाय द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी और क्लीवेज फरो बनेगा और सेल जो है डिवाइड कर जाएगा एनिमल सेल में। लेकिन प्लांट सेल में क्या है, इट अकर थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट रिजल्टिंग इन द क्रिएशन ऑफ टू डॉटर सेल। ठीक है, तो अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो सिंपली यहाँ पे क्लीवेज फरो बनता है इस तरीके से, और ये कॉन्स्ट्रिक्ट करता है और ये टू डॉटर सेल बन जाते हैं एनिमल सेल के अंदर। लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल होती है जिसकी वजह से इसका जो है प्रोसेस थोड़ा मुश्किल रहता है। अब इसमें क्या होगा, प्लांट सेल में गोल्गी बॉडी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करेगी। क्या होगा इसमें, अगर हम बात करें प्लांट सेल की, तो जैसे ये स्पिंडल फाइबर है इस तरीके से, ये सारे के सारे डिजोल्व नहीं होंगे स्पिंडल फाइबर, ठीक है, कुछ रह जाते हैं जो एक तरीके से बेस प्रोवाइड करेंगे और गोल्गी बॉडी जो है वहां पे वेसिकल सिक्रीट करेगी यहाँ पे इस तरीके से। तो गोल्गी बॉडी यहाँ पे वेसिकल सिक्रीट करेगी, यही वेसिकल सिक्रीट करने की वजह से क्या होगा, मिडिल लेमेला का फॉर्मेशन होगा जिसको हम सेल प्लेट भी बोलते हैं। अब ये बनती किससे है, ये बनती है कैल्शियम पैक्टेट से, कैल्शियम पैक्टेट से। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम पैक्टेट से बनती है मिडिल लेमेला या सेल प्लेट, और इसी सेल प्लेट की वजह से जो है सेल जो है डिवाइड करेगा। तो फर्दर क्या बनेगी, यहाँ पे सेल वॉल बनेगी, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन बनेगी। तो सेल वॉल पहले बनती है और सेल मेम्ब्रेन बाद में, और फर्दर जो है यहाँ पे डिवीजन हो जाता है सेल का। ठीक है, तो प्लांट सेल में इस तरीके से डिवीजन होता है, साइटोकाइनेसिस इस तरीके से होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस क्या है, इंटरकाइनेसिस और इंटरफेस सेकंड इज पीरियड ऑफ रेस्ट दैट सेल ऑफ सम स्पीसीज एंटर ड्यूरिंग मियोसिस बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस सेकंड। तो ये जो गैप आता है बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस सेकंड, इसी गैप को हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। और इसमें किसी भी तरीके का डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, लेकिन सेंट्रियोल यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है मियोसिस सेकंड, phases of meiosis second। In the second phase of the meiotic division, the haploid cell divide mitotically and result in the 4 haploid cells. This division is also known as homotypic division। अब यहाँ पे हमें जो सेल मिलेंगे मियोसिस सेकंड के अंदर वो हैप्लॉइड सेल्स होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑलरेडी हाफ हो चुका है। अभी इन्हीं हैप्लॉइड सेल का जो है म्यूटिक डिवीजन, यानी कि जो मियोसिस सेकंड है वो एग्जैक्टली सेम है माइटोसिस से। अगर आपको माइटोसिस प्रोसेस पता है तो आप मियोसिस सेकंड बहुत ही इजी है क्योंकि सेम है। तो यहाँ पे हैप्लॉइड सेल हमें मिले हैं, और इसके बाद ये जो डिवीजन होगा हम इसको होमोटाइपिक डिवीजन भी बोलते हैं। मियोसिस सेकंड में भी कौन कौन से स्टेप होंगे, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टीलोफेज सेकंड। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे प्रोफेज सेकंड। इन प्रोफेज सेकंड ईच सेंट्रियोल डिवाइड्स रिजल्टिंग इन 2 पेयर ऑफ सेंट्रियोल। तो यहाँ पे सेंट्रियोल की हमें अगेन जरूरत पड़ेगी, तो सेंट्रियोल यहाँ पे डिवाइड करेंगे। इन सेंट्रियोल द सेंट्रियोल मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियोलस डिसअपेयर। अगेन जिस तरीके से प्रोफेज में हमने देखा था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे जो है डिसॉल्व हो जाएगी, न्यूक्लियोलस भी डिसॉल्व हो जाएगा, और जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं जैसे आपके गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो सबके सब डिसॉल्व हो जाएंगे साइटोप्लाज्म के अंदर। अब हमें जरूरत है किसकी, सेंट्रियोल की, क्योंकि उसे से स्पिंडल फाइबर निकलेंगे और जो कि जाकर के अटैच करेंगे क्रोमोसोम से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 सेल दिखाए हैं क्योंकि हमारे पास मियोसिस सेकंड में
मियोसिस फर्स्ट होने के बाद में जो उनका रिजल्ट था वो 2 सेल हमें मिले थे, तो हम 2 सेल को लेकर के चल रहे हैं प्रोफेज सेकंड के अंदर, ठीक है। प्रोसेस दोनों ही सेल में एक जैसा हो रहा है। तो यहाँ पे जो है सेंट्रियोल है, ये क्या करेंगे, धीरे धीरे अपोजिट पोल पे जाना शुरू हो जाएंगे। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि अगर मियोसिस 1 में सेंट्रियोल इस डायरेक्शन में थे तो मियोसिस सेकंड के अंदर जो सेंट्रियोल का पोजीशन है वो इस तरीके से होगा, परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे से, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेटाफेज सेकंड। ड्यूरिंग मेटाफेज सेकंड द क्रोमोसोम गेट अरेंज इन द इक्वेटर ऑफ द सेल थ्रू द स्पिंडल फाइबर। अगेन मेटाफेज में आपको पता है इक्वेटर पे आ जाते हैं जो है क्रोमोसोम और स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाते हैं। द सेंट्रोमियर डिवाइड एंड दस ईच क्रोमोसोम प्रोड्यूस 2 डॉटर क्रोमोसोम। द स्पिंडल apparatus attached to the centromere of each chromosome। अब यहाँ पे जो है स्पिंडल फाइबर जाकर के अटैच हो जाते हैं किससे, सेंट्रोमियर से, या हम बोल सकते हैं काइनेटोकोर से, इस तरीके से। और दोनों ही तरीके से मान लीजिए इस तरीके से भी स्पिंडल फाइबर आएगा और दूसरी डायरेक्शन से भी आएगा, पर मेटाफेज फर्स्ट में जो है एक ही तरफ से अटैच होगा, ठीक है, क्योंकि जो मियोसिस सेकंड है वो एग्जैक्टली सेम है माइटोसिस से। नेक्स्ट स्टेप मेटाफेज के बाद एनाफेज, यानी कि यहाँ पे क्रोमोसोम अलग अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे। द डॉटर क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ द क्रोमोसोमल माइक्रोट्यूबुल्स। यानी कि यहाँ पे जो माइक्रोट्यूबुल्स है, क्रोमोसोमल माइक्रोट्यूबुल्स है, हमने इसको क्रोमोसोमल माइक्रोट्यूबुल्स क्यों बोला, क्योंकि वो स्पिंडल फाइबर जो कि जाकर के क्रोमोसोम से अटैच है, एंड वो क्या करेंगे, वो छोटे हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से स्ट्रेचिंग होगी और क्रोमोसोम एक डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे। एंड स्ट्रेचिंग ऑफ द इंटरजोनल माइक्रोट्यूबुल ऑफ द स्पिंडल, अब ये दूसरे पोल पे जाने लगे। एक चीज यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कंप्लीट क्रोमोसोम जो है मूव नहीं कर रहा है, क्रोमोसोम स्प्लिट हो गया है, राइट। तो यहाँ पे जो है क्रोमोसोम, ये कंप्लीट क्रोमोसोम ही था, लेकिन एक सिस्टर क्रोमेटिड जो दूसरी डायरेक्शन में चला गया और दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड दूसरी डायरेक्शन में चला गया, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों चले गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या था, 1 था, एक ही क्रोमोसोम था। अब लेकिन जो डॉटर सेल बनेगा उसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 1 ही रहेगा, क्योंकि क्रोमोसोम एक ही है लेकिन क्रोमेटिड जो है आपस में अटैच है, राइट। तो ये हो गया एनाफेज सेकेंड। नेक्स्ट आ गया टीलोफेज सेकेंड। द क्रोमेटिड माइग्रेट टू द अपोजिट पोल एंड नाउ नोन एज क्रोमोसोम्स। अभी तक हम इसको क्रोमेटिड्स बोल रहे थे, ठीक है। मान लीजिए क्रोमोसोम है और ये इसकी सिस्टर क्रोमेटिड है, तो ये है तो एक ही क्रोमोसोम, लेकिन ये क्या है, क्रोमेटिड्स हैं। लेकिन अगर ये अलग अलग हो गए तो भी क्या है, ये क्रोमोसोम है, ये भी सिंगल क्रोमोसोम है और ये भी क्या है, सिंगल क्रोमोसोम है, ठीक है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म द न्यूक्लियर एनवेलप अराउंड द क्रोमोसोम एंड द न्यूक्लियस रीअपियर ड्यू टू द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए। टीलोफेज में चीजें जो है रिवर्स होने लग जाती है, जैसे प्रोसेस प्रोफेस में हो रहा था उससे जस्ट अपोजिट होने लग जाता है। जो चीजें वहां पे गायब होनी शुरू हुई थी वो वापस से रीअरेंज हो जाती है टीलोफेज में, ठीक है। अगेन यहाँ पे जो है सेंट्रोमियर जो है वो अपोजिट पोल पे है और जो क्रोमोसोम है वो जा करके दूसरे पोल पे, अपोजिट पोल पे जा करके रुक गए हैं। टीलोफेज के बाद में प्रोसेस आता है साइटोकाइनेसिस। द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस इज आइडेंटिकल टू साइटोकाइनेसिस 1, resulting in the division of cytoplasm for each of the 4 daughter cell formed। अब यहाँ पे जो है 4 डॉटर सेल बनेंगी इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे क्रोमोसोम तो एक ही था पर सेल में, लेकिन मियोसिस में क्या था, 2 थे, ठीक है। एक सेल में 2 थे, लेकिन मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद में एक सेल हमें मिला, ठीक है। अब फर्दर यहाँ पे जो है 1 क्रोमेटिड इसमें चला गया जिसको हम क्रोमोसोम बोलेंगे अब, ठीक है, और एक चला गया इसमें, और यहाँ पे रिजल्ट में हमें मिला 4 डॉटर सेल, जिसमें कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हाफ हो गया, ठीक है। ऑल्दो ये हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गया था मियोसिस 1 में ही, जो कि एक्चुअल रिडक्शन डिवीजन होगा क्योंकि उसी में क्रोमोसोम नंबर हाफ हुआ था, और मियोसिस सेकंड जो एग्जैक्टली सेम होगा किससे, माइटोसिस प्रोसेस से, राइट। अब देखिए मियोसिस 1 में एक ओवरऑल हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें हुई। तो इंटरफेस के बाद में, यानी कि कोई भी सेल साइकिल चलती है तो सेल साइकिल में पहले G1 आता है, फिर S आता है जहाँ के DNA रेप्लिकेट करता है, उसके बाद में G2 आता है, ठीक है। तो ये इंटरफेस ही है
जहाँ पे सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवाइड होने के लिए। G2 के बाद में कोई भी सेल जो है एंटर कर जाता है म्यूटिक फेज में, और जहाँ पे एक्चुअली में कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। तो इंटरफेस में जो है प्रिपरेशन सारी हो चुकी है। अब ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये क्या है, कैरियोकाइनेसिस यानी कि एम फेज यहाँ से शुरू हो गई है। न्यूक्लियस में कैसे डिवीजन होगा वो हम देख रहे हैं। प्रोफेज में जो क्रोमोसोम है कंडेंस होने शुरू हो जाते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो क्रोमोसोम फॉर्मेशन अब शुरू हो जाता है प्रोफेज के अंदर। मेटाफेज में क्या होगा यहाँ पे लेकिन प्रोफेज में एक और चीज होती है, म्योसिस 1 में यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो जाती है और जेनेटिक मटेरियल का जो है एक्सचेंज हो जाता है प्रोफेज 1 के अंदर। प्रोफेज 1 में जो है हमने 5 स्टेजेस पढ़ी हैं, कौन सी, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ठीक है, ये 5 स्टेजेस होती हैं प्रोफेज 1 के अंदर। मेटाफेज वो एक तरीके से एक इक्वेटर में अलाइन कर जाता है और कंप्लीट क्रोमोसोम जो है वो मूव करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक क्रोमोसोम ये कंप्लीट मूव किया है, स्प्लिट नहीं हुआ है, और ये दूसरा क्रोमोसोम दूसरे एंड पे, ये क्रोमोसोम इस एंड पे और ये क्रोमोसोम इस एंड पे। ठीक है, तो यहाँ पे स्प्लिटिंग नहीं हुई है क्रोमोसोम की, कंप्लीट क्रोमोसोम एक डायरेक्शन में मूव करेगा। टीलोफेज में आप देख सकते हो यहाँ पे जो है एक क्लीवेज फरो जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया है और 2 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो गया है सेल में, और साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया है। अगला आता है मियोसिस सेकेंड। तो ये वो सेल है जो कि मियोसिस 1 कंप्लीट करके आए हैं मियोसिस सेकेंड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर हम पीछे देखें तो एक ही सेल में कितने क्रोमोसोम है, 1 2 3 4। ठीक है, लेकिन जब हमें इनका प्रोडक्ट मिला तो हमने देखा एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम है, 1 2, यानी कि क्रोमोसोम नंबर ऑलरेडी हाफ हो गया है। अब फर्दर इन क्रोमोसोम का है जो है वो किस तरीके से स्प्लिट करेंगे। प्रोफेज सेकेंड के अंदर जो है अगेन यहाँ पे कंडेंस होके क्रोमोसोम हमें विजिबल होने शुरू हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसोल्व होने शुरू हो जाती है, न्यूक्लियस भी गायब हो जाता है, और मेटाफेज के अंदर जो है इक्वेटर पे वो अलाइन कर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेटाफेजिक प्लेट बन जाती है और यहाँ पे स्पिंडल फाइबर अटैच कर गए हैं क्रोमोसोम से। ठीक है, ये स्पिंडल फाइबर है और यहाँ पे क्रोमोसोम से अटैच कर गए हैं स्पिंडल फाइबर। इस तरीके से ये दोनों सेल में प्रोसेस हो रहा है। अब एनाफेज में क्या होगा, यहाँ पे आप देखोगे कि एक ही क्रोमोसोम यानी कि ये सिंगल क्रोमोसोम था वो स्प्लिट कर गया है, एक सिस्टर क्रोमेटिड जो है दूसरे पोल पे और एक सिस्टर क्रोमेटिड दूसरे पोल पे, अपोजिट पोल पे दोनों सिस्टर क्रोमेटिड चले गए हैं। सेम इसी जो है क्रोमोसोम में सेम प्रोसेस हो रहा है इस तरीके से, राइट। फर्दर जो है इस क्रोमोसोम में हमें 1 2 क्रोमोसोम नंबर, इसमें भी 1 2। ठीक है, फर्दर जो हमें प्रोडक्ट मिला है या हम बोल सकते हैं डॉटर सेल, हमें जो 1 2 3 4 डॉटर सेल मिले हैं, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं। बट एक्चुअल जो पेरेंट सेल था उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने थे, 4, और यहाँ पे हमें जो है डॉटर सेल में मिले 2, यानी कि मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गया है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है मियोसिस में और माइटोसिस में। मियोसिस में क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है और माइटोसिस प्रोसेस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है, इसीलिए हम उसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, राइट। सो अब यहाँ पे आप देखिए मियोसिस में 2n, ठीक है, यहाँ पे भी 2n है, लेकिन जैसे ही मियोसिस 1 हुआ तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गया, ये n नंबर है, ये n नंबर है, और जो मियोसिस सेकंड के बाद में भी जो डॉटर सेल हमें मिलेंगे उसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से मियोसिस सेकंड क्या है, माइटोसिस के जैसा ही है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो सेम ही रहेगा, यानी कि जैसा पेरेंट में है वैसा ही रहेगा। तो पेरेंट में हमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिले हैं तो यहाँ पर भी n ही होगा। ठीक है, और माइटोसिस में क्या हुआ था, 2n है पेरेंट में, और जैसे ही माइटोसिस हुआ तो डॉटर सेल में भी है 2n और 2n, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहा। ठीक, सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।